किसी भी बड़े नेशनल सिक्योरिटी इवेंट के तुरंत बाद एक देश का जवाब वर्ल्ड स्टेज पर उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ट्रैजिक इनिशिएटिव गाम अटैक के बाद, जिसमें 26 इनोसेंट टूरिस्ट्स की जान चली गई थी, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह डिसिसिव एक्शन सिर्फ टेरर के खिलाफ एक मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं था, बल्कि एक अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी का प्रीकर्सर था। यह अंडरस्टैंडिंग हुए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ओपिनियन के कोर्ट्स में भी लड़ी जाती है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिमार्केबल और दूरगामी आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया। इसका कोर आइडिया सिंपल और प्रोफाउंड दोनों था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक यूनिफाइड, रिजोल्यूट इंडियन वॉइस प्रेजेंट करना, एक ऐसी वॉइस जो आतंकवाद और उसे स्पॉन्सर करने वाले देशों की बिना किसी शक के निंदा करे। यह स्ट्रैटेजी बहुत सोच अंडरस्टैंडिंग कर प्लान की गई थी। सिर्फ ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक चैनल्स पर डिपेंड करने के बजाय गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की पावर को यूज करने का डिसीजन लिया। 7 अलग अलग डेलीगेशंस बनाए गए, जिनमें 50 से ज्यादा मेंबर ओनेफ पार्लियामेंट शामिल थे। ये किसी एक रूलिंग पार्टी के डेलीगेशंस नहीं थे, बल्कि इन्हें इंडिया के वाइब्रेंट और अक्सर कंटेंशियस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल करने के लिए ध्यान से क्यूरेट किया गया था। विभिन्न पार्टियों, जिसमें ऑन पोजीशन भी शामिल था, के मेंबर्स को शामिल करना एक मास्टर स्ट्रोक था। इसे दुनिया को एक पावरफुल मैसेज भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। जब बात देश की सिक्योरिटी और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई की आती है, तो इंडिया एक अविभाज्य और अटल होकर खड़ा है। यह इनिशिएटिव पिछले अप्रोचेस से एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर था। इन डेलीगेशंस में शशि थरूर, सुप्रिया सूले, असदुद्दीन ओवैसी और कनिमोजी करुणानिधि जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स शामिल थे, और इन्हें दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों में भेजा गया था। उनका मिशन क्लियर था: अपने इंटरनेशनल काउंटरपार्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक्स के साथ एंगेज करना। उन्हें आतंकवाद के प्रति इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आर्टिकुलेट करने और पाकिस्तान द्वारा अक्सर फैलाए जाने वाले नैरेटिव का मुकाबला करने का काम सौंपा गया था। अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर इंडिया यह दिखा रहा था कि उसकी स्टैंड सिर्फ आज की सरकार की पॉलिसी नहीं है, बल्कि उसके लोगों की कलेक्टिव विल का रिफ्लेक्शन है। इस मिशन की इंपॉर्टेंस को कैनॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और कंपीटिंग नैरेटिव्स के दौर में किसी देश के लिए अपनी कहानी को इफेक्टिवली बताना क्रूशियल है। इंडियन पार्लियामेंटेरियंस का दृश्य, जो घर पर डोमेस्टिक इश्यूज पर जोरदार बहस कर सकते हैं, फॉरेन सॉइल पर एक सिंगल कोहेरेंट वॉइस में बात करते हुए एक पावरफुल स्पेक्टिकल था। इसने इंडिया की डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी और ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रति उसकी अटूट कमिटमेंट को दिखाया। इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का मकसद आतंकवाद के खतरे के खिलाफ एक ब्रॉड इंटरनेशनल कोएलिशन बनाना था, ये सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया इंडिया की पोजीशन को पूरी क्लैरिटी और बिना किसी एम्बिग्विटी के अंडरस्टैंडिंग। 7 पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस अपने ग्लोबल टूर पर एक शेयर्ड सेंस ओन ऑफ पर्पस के साथ निकले। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडिया का केस सीधे और पर्सुएसिवली प्रेजेंट करना था, एम्बेसीज के फॉर्मल कम्युनिकेट से आगे बढ़कर। फेस टू फेस डिस्कशन में एंगेज होकर ये एमपीज आतंकवाद की ह्यूमन कॉस्ट और 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की उसे हराने की रिजॉल्व को कन्वे कर सकते थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंडिंग आया। इसे अग्रेशन का एक्ट नहीं, बल्कि एक गंभीर प्रोवोकेशन का जरूरी जवाब बताया। यह पर्सनल टच, रियल टाइम में सवालों के जवाब देने और कंसर्न्स को एड्रेस करने की एबिलिटी ने ऑथेंटिसिटी की एक लेयर जोड़ी, जिसकी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में कभी कभी कमी होती है। कॉन्टिनेंट्स में यूरोप की कैपिटल से लेकर एशिया और अमेरिका के पावर सेंटर्स तक मैसेज कंसिस्टेंट था। एमपीज ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद एक ग्लोबल थ्रेट है, जिसके लिए एक यूनाइटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स की जरूरत है। उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ इंडिया के लंबे और पेनफुल एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क के भीतर इस समस्या से लड़ने की उसकी कमिटमेंट पर प्रकाश डाला। डेलीगेशंस का क्रॉस पार्टी नेचर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। जब रूलिंग पार्टी का एक मेंबर और मेन ऑन पोजीशन पार्टी का एक मेंबर एक क्रिटिकल नेशनल इश्यू पर एक ही पोजीशन को आर्टिकुलेट करते हैं, तो यह उनके इंटरनेशनल होस्ट्स पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है, जिससे इंटरनल डिवीजन की कोई भी धारणा दूर हो जाती है। यह यूनिफाइड फ्रंट नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पर इंडिया के भीतर अंतर्निहित सर्वसम्मति का एक प्रमाण था। एमपी सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा तैयार की गई स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ रहे थे, वे एक शेयर्ड कन्विक्शन की जगह से बोल रहे थे।
वे अपनी विविध अनुभवों और पर्सपेक्टिव्स का उपयोग बातचीत को समृद्ध करने के लिए कर सकते थे, जिससे इंडिया का केस अधिक आकर्षक और इंटरनेशनल ऑडियंस की एक वाइड रेंज के लिए रिलेटेबल बन गया। गुलाम नबी आजाद और सलमान खुर्शीद जैसे अनुभवी पॉलिटिशियंस और पूर्व मंत्रियों की उपस्थिति ने डेलीगेशंस में ग्रेविटास और एक्सपीरियंस जोड़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी एंगेजमेंट्स सब्सटेंटिव और इम्पैक्टफुल दोनों थीं। उनके रवाना होने से इनिशिएटिव डेलीगेशंस को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अच्छी तरह से ब्रीफ किया था, जिन्होंने नेशनल कॉज के प्रति उनकी कमिटमेंट की सराहना की। उन्होंने इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ आर्टिकुलेट करने की उनकी एबिलिटी की प्रशंसा की, जिससे इस डिप्लोमेटिक एंडेवर में उनके द्वारा लाए गए अद्वितीय मूल्य को पहचाना गया। उनके मिशन की सफलता उनकी राजनीतिक मतभेदों को पार करने और एक कॉन्फिडेंट और यूनाइटेड इंडिया की इमेज प्रोजेक्ट करने की एबिलिटी में निहित थी। उन्होंने दिखाया कि जबकि इंडिया की डेमोक्रेसी शोरगुल वाली और विविध है, उसके कोर प्रिंसिपल सॉलिड हैं और अपने लोगों की रक्षा करने की उसकी रिजॉल्व एब्सोल्यूट है, जो कोऑपरेशन में और विरोधियों दोनों के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। इंडिया लौटने पर पार्लियामेंटेरियंस का काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। इस इनिशिएटिव का फाइनल और शायद सबसे क्रूशियल फेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डीब्रीफिंग सेशन था। 10 जून 2025 को उन्होंने नई दिल्ली में अपने आवास पर 7 डेलीगेशंस में से प्रत्येक से मुलाकात की। यह कोई सरसरी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक गहन संरचित एंगेजमेंट थी। प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण समय समर्पित किया। कथित तौर पर प्रत्येक समूह के साथ 1 घंटा उनकी अनुभवों, अवलोकनों और दुनिया भर में अपनी व्यापक यात्राओं और कई उच्च स्तरीय बैठकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान से सुनने के लिए। ये बैठकें 2 तरफा संवाद के रूप में डिजाइन की गई थीं। प्रधानमंत्री यह अंडरस्टैंडिंग न चाहते थे कि उन्हें विभिन्न देशों में मिली रिस्पॉन्सों की बारीकियां क्या थीं। उन्होंने इस बात पर उनकी अंतर्दृष्टि मांगी कि इंडिया के संदेश को कैसे अंडरस्टैंडिंग आ गया, कौन से तर्क सबसे प्रभावी थे और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के एक विविध समूह से सीधे जानकारी इकट्ठा करने की यह प्रक्रिया फॉरेन पॉलिसी को रिफाइन करने के लिए एक अमूल्य उपकरण है। यह एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ग्लोबल लैंडस्केप की एक समृद्ध, अधिक बनावट वाली समझ हासिल करने की अनुमति देता है। एक ऐसी समझ जो विदेशों में डिप्लोमेटिक मिशंस द्वारा दायर औपचारिक रिपोर्टों से परे जाती है। एमपीज को बदले में देश के नेता के साथ सीधे अपने विचार साझा करने का अवसर मिला। उन्होंने कुछ देशों में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और दूसरों में उनके सामने आए अधिक चुनौतीपूर्ण सवालों के बारे में बात की। संचार का यह सीधा चैनल देश की फॉरेन पॉलिसी के शेयर्ड ओनरशिप की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। एमपीज के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके प्रयासों को मान्य किया और उनके योगदानों पर उनके द्वारा दिए गए इम्पोर्टेंस को रेखांकित किया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि शासन के उनके दृष्टिकोण में संसद सिर्फ एक विधायी निकाय नहीं, बल्कि विश्व मंच पर इंडिया के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख भागीदार है। इन बैठकों के सबसे उल्लेखनीय परिणामों में से एक पार्लियामेंटेरियन से ही सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे उदाहरण के लिए एक भावना व्यक्त की जो उनके कोऑपरेशनियों के बीच व्यापक रूप से साझा की गई थी। उन्होंने बताया कि एमपीज को लगा कि ऐसे ग्लोबल एंगेजमेंट देश के लिए बेहद फायदेमंद थे और उन्होंने उन्हें जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। ये सिर्फ एक विनम्र प्रशंसा नहीं, बल्कि संसदीय कूटनीति के मूल्य की एक वास्तविक पहचान थी। ये एक बढ़ती हुई सहमति को दर्शाता है कि फॉरेन पॉलिसी आउटरीच में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल करने से इंडिया की आवाज को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है और उसके डिप्लोमेटिक शस्त्रागार को मजबूत किया जा सकता है। मल्टी पार्टी डेलीगेशंस के डिस्पैच से लेकर प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत डीब्रीफिंग तक का पूरा अभ्यास इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक नए और इनोवेटिव अप्रोच को दर्शाता है। यह फॉरेन पॉलिसी के एक अधिक समावेशी और सहभागी मॉडल की ओर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का संकेत देता है। एक ऐसा मॉडल जो देश के पॉलिटिकल लीडरशिप की सामूहिक शक्ति का लाभ उठाता है। यह टीम इंडिया अप्रोच, जहां डोमेस्टिक पॉलिटिकल राइवल्स विदेशों में एक सामान्य राष्ट्रीय कारण के लिए एकजुट होते हैं, इरादे का एक शक्तिशाली बयान है। यह एक मैच्योर और आत्मविश्वासी राष्ट्र को दर्शाता है जो अपनी आंतरिक डाइवर्सिटी के साथ सहज है
और अपनी बाहरी दृष्टिकोण में दृढ़ है। एक ऐसा विजन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार चैंपियन किया है। सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान इन एंगेजमेंट्स की उपयोगिता पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये भविष्य के लिए एक संभावित ब्लूप्रिंट की ओर इशारा करता है। ऐसे संसदीय मिशनों को अपनी डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस का अधिक नियमित फीचर बनाकर इंडिया दुनिया भर के देशों के साथ गहरे और अधिक लचीले संबंध बना सकता है। ये इंटरेक्शंस सद्भावना और समझ का एक भंडार बनाने में मदद कर सकते हैं, जिसे संकट के समय में उपयोग किया जा सकता है। यह पुल बनाने और इंडिया के विकास और सुरक्षा के लिए एक अधिक अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को बढ़ावा देने में एक दीर्घकालिक निवेश है। आगे देखते हुए यह स्ट्रैटेजी इंडिया के लिए अपार सेंटिमेंटें रखती है। यह राष्ट्र को अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अधिक प्रभावी ढंग से प्रोजेक्ट करने और ग्लोबल कंसर्न के मुद्दों पर व्यापक गठबंधन बनाने की अनुमति देता है, आतंकवाद विरोधी और क्लाइमेट चेंज से लेकर ट्रेड और टेक्नोलॉजी तक। चूंकि इंडिया विश्व मामलों में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, इसलिए एक एकीकृत आवाज में बोलने की उसकी क्षमता एक महत्वपूर्ण संपत्ति होगी। इस पहल ने दिखाया है कि फॉरेन पॉलिसी पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाना और अपनी सेवा में पूरे राजनीतिक वर्ग को संगठित करना संभव है। ये ग्लोबल नैरेटिव्स को आकार देने और एक तेजी से जटिल और प्रतिस्पर्धी दुनिया में इंडिया के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद का डिप्लोमेटिक आउटरीच सिर्फ एक घटना की प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा था। यह दुनिया के साथ इंडिया के जुड़ाव को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक सक्रिय और दूरदर्शी कदम था। इसने प्रधानमंत्री के लीडरशिप में एक नई दिशा का प्रदर्शन किया, एक ऐसी दिशा जो एकता, सहयोग और 21वीं सदी के लिए एक अग्रणी शक्ति के रूप में इंडिया के भाग्य में दृढ़ विश्वास के सिद्धांतों में निहित है। अपने विविध राजनीतिक प्रतिनिधियों की सामूहिक ज्ञान और आवाज का उपयोग करके इंडिया न केवल अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत कर रहा है, बल्कि अपने लोकतंत्र की फाउंडेशंस को भी मजबूत कर रहा है, जो 21वीं सदी के लिए एक आत्मविश्वासपूर्ण और आगे दिखने वाला विजन प्रस्तुत कर रहा है।